हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्योर पाठशाला। श्योर पाठशाला में हम शुरू करते हैं जीएस। और जीएस में हमने कल शुरू किया था इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमने पॉलिटी का सबसे बड़ा पार्ट मीन्स पार्ट 5 शुरू किया था। और इस पार्ट में हमने राष्ट्रपति के बारे में कल कुछ स्टडी किया था। कल हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति की महाभियोग की शक्ति के बारे में पढ़ा था। अब महाभियोग के बाद जब महाभियोग के बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो हमें देखना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के बाद नेक्स्ट क्या रहता है स्टेप। तो जैसे ही राष्ट्रपति महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में सबसे पहले उपराष्ट्रपति उसका पद भरने के लिए उसका कार्यभार संभालता है और उस समय उसको उपराष्ट्रपति कहा जाता है। तो आर्टिकल 62 में गिवन है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसका कार्य संभालेगा तब उसको उपराष्ट्रपति कहेंगे। अदरवाइज अदर टाइम्स में उसको राज्यसभा का पदेन सभापति ही कहा जाता है। तो आर्टिकल 63 से हमारा उपराष्ट्रपति शुरू हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आज हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो आज शुरू करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ वैसे तो संवैधानिक रूप से बहुत ज्यादा होती है और पूरे के पूरे संविधान में सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति की शक्ति प्रधानमंत्री से कम है। लेकिन जो संवैधानिक रूप से शक्तियाँ प्राप्त है उन शक्तियों को हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ शुरू होती है सबसे पहले आर्टिकल 53 के सेकंड से। आर्टिकल 53 का सेकंड कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होगा, मतलब जल सेना, थल सेना और नभ सेना मीन्स वायुसेना। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति के रूप में हम राष्ट्रपति को देखते हैं। ये राष्ट्रपति की सबसे पहली शक्ति है। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्ति आती है कि राष्ट्रपति सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है, सरकार का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति की आज्ञा से ही कोई भी विधेयक बनता है। इसके बाद राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री से संघ के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मीन्स संघ के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 78 देता है। यह राष्ट्रपति की संघ से सूचना प्राप्त करने की शक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। मीन्स संसद के हमने कल 3 पार्ट्स देखे थे। संसद 3 भागों में होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मीन्स राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अगर इन 3 अंगों में से किसी भी एक अंग को हटा देंगे तो उसको हम संसद नहीं कहेंगे। इसी तरह से राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 108 मीन्स 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति। मतलब संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों में किसी भी बिल पे चर्चा चल रही होती है और सपोज दैट कि किसी बिल पे और संसद के किसी एक सदन में असहमति जताई जा रही है और ये सिर्फ साधारण बिल की कंडीशन में ही हो सकता है। अगर किसी साधारण बिल पे साधारण विधेयक पे अगर किसी साधारण विधेयक पे संसद के किसी सदन में असहमति जताई जा रही है तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 108 के तहत ये शक्ति है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाएगा और दोनों सदनों में वोटिंग के माध्यम से उस बिल पे सहमति असहमति जो भी होगी उसको वो लागू करवा सकता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, जो कि आर्टिकल 108 में गिवन है। काफी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। और एग्जाम्स में इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला तो राष्ट्रपति लेता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता हमेशा करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के पीछे और आती है शक्ति राष्ट्रपति की, जो कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में गिवन है। ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का मतलब है भारतीय संविधान के अनुसार किसी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, किसी भी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया है तो उस दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो, लेकिन डायरेक्ट क्षमा नहीं कर सकता। मीन्स इसमें राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति चाहे तो उस दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस दंड को कुछ शॉर्ट कर सकता है, मतलब लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। लघुकरण से मतलब है किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा हुई है तो राष्ट्रपति से अगर वो व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है तो उसकी सजा को 4 साल में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि इतनी छोटी सजा के लिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट नहीं करता, ना ही राष्ट्रपति इसके लिए मानेंगे। राष्ट्रपति और भी शक्तियां प्राप्त हैं इसी में क्षमादान में। जैसे राष्ट्रपति कभी कभी जो दंड होता है दंड का नेचर चेंज कर देते हैं। जैसे किसी को काला पानी की सजा मिली है तो राष्ट्रपति उसको आजीवन उम्र कैद रख सकते हैं। किसी को फांसी की सजा मिली है तो उसको फांसी की सजा ना देके उसको उम्र कैद की सजा भी दी सकती है। मीन्स राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको शॉर्ट कर सकते हैं, या राष्ट्रपति उसकी सजा के नेचर को चेंज कर सकते हैं।
ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत, जो कि आर्टिकल 72 में गिवन है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति के पास धन विधेयक से संबंधित शक्तियां प्राप्त है। आर्टिकल 110 में वर्णित है कि कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति से ही सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक तब तक हम लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं दे सकता। तो राष्ट्रपति की सहमति से ही धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और जब लोकसभा में प्रस्तुत हो जाएगा उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इस पे सहमति असहमति जो भी उसका मतलब उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद फिर जाता है ये राष्ट्रपति के पास, और फाइनली राष्ट्रपति इस पे साइन करके इसको अधिनियम या इसको बिल बना देते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति आर्टिकल 111 में गिवन है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि कोई भी बिल जाता है और राष्ट्रपति के पास जो बिल जाता है राष्ट्रपति उसको साइन करता है, मीन्स अपनी स्वीकृति देते हैं, तब जाके राष्ट्रपति के साइन के बाद वो बिल विधेयक बनता है, मीन्स कानून बनता है। तो राष्ट्रपति के पास इस कंडीशन में 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसको हम वीटो पावर या वीटो शक्ति कह सकते हैं। क्या क्या होती है इसमें, इसको हम देखते हैं। वीटो पावर में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और राष्ट्रपति के पास वापस भेजने की शक्ति भी होती है। जैसे पूर्ण वीटो में राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा, मीन्स ये होगी राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो। नेक्स्ट होती है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति उस बिल को जो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उस बिल को वापस एक बार भेज सकता है कि पुनर्विचार के माध्यम से आप इसको ले जाइए और वापस इसको चाहे तो ला सकते हैं। तो लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास फिर से वही बिल आता है पुनर्विचार के बावजूद, तो राष्ट्रपति इस पर मना नहीं कर सकता साइन करने से। तो राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो की शक्ति में क्या है, राष्ट्रपति एक बार उस बिल को वापस भेज सकता है, ये होती है निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट होती है जेबी वीटो या फिर पॉकेट वीटो। इस वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह किसी बिल को अपने पॉकेट में रख ले, मीन्स लिटरली पॉकेट में रखे ना रखे, लेकिन राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि उस बिल को वो अपने पास रख सकता है। और कितने समय तक रख सकता है, असीमित काल तक। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है कि वो कितने समय तक रख सकता है। तो इसका तात्पर्य यहाँ से लगाया जाता है कि राष्ट्रपति ने उस बिल को या उस कानून को जो उसके पास आया था सहमति के लिए, उसको उसने ना ही उस पर स्वीकृति जताई ना ही अस्वीकृति जताई, मतलब उसने अपनी पॉकेट में रख लिया, जिसको हम पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहते हैं। तो ये होती है राष्ट्रपति की वीटो पावर, वीटो शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अभी अध्यादेश क्या होता है उसको हम समझते हैं। संसद में सत्र चलते हैं जनरली, और राष्ट्रपति एक साल में 2 सत्र बुलाने के लिए बाध्य होता है, और 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। मैक्सिमम 6 महीने का गैप ही हो सकता है, होना चाहिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं, बट मैक्सिमम 6 महीने का गैप ही हो सकता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि राष्ट्रपति का कोई संसद का सत्र अभी भी खत्म हुआ है और उसके कुछ दिन बाद या फिर अगला सत्र शुरू होने से पहले ही कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई जिस पर राष्ट्रपति को कानून बनाना है, तब राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि कोई सत्र चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसकी अनुपस्थिति में भी राष्ट्रपति एक कानून जारी कर सकता है या कानून को अप्लाई कर सकता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 में प्राप्त हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली। इसी तरह से राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त हुई है आर्टिकल 123 में, यही शक्ति सेम राज्यों में राज्यपाल को भी मिली है, और वो मिली है आर्टिकल 213 के तहत मिली है। लेकिन इसके अलावा कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है कि ये राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है या ऑर्डिनेंस पावर है, ये भारत में सबसे पहले कब लागू की गई थी, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस में पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये सबसे पहले 1861 के अधिनियम में, 1861 के अधिनियम में ये शक्ति जो है सबसे पहले वायसराय को मिली थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 1861 में हमारे देश में, हमारे भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो 1861 में सबसे पहले राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति या फिर हम कहें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, जो कि आज वर्तमान में हमारे समय हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं नियुक्ति संबंधी शक्तियां। नियुक्ति से हमें मतलब है राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट भी करते हैं। जैसे सबसे पहले मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद सबसे पहला उनका काम होता है कि वो देखें भी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जो भी है उनमें क्या, जो अगली जो भी लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद मंत्रिपरिषद को बनाना और प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, ये होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों को भी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी को भी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति कैग को भी नियुक्त करते हैं। और इसके अलावा कुछ व्यक्ति और हैं, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिसको हम इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। इन सब व्यक्ति को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है।
इन सब व्यक्तियों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे उनके बारे में। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं नियुक्ति संबंधी शक्तियों में किस किस को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो काफी लोगों को नियुक्त करते हैं, जिनमें हमें जो मोस्टली याद रखने हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, कैग, महान्यायवादी, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मुख्य चुनाव आयुक्त। इन सब व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 352 से 360 तक पावर है कि राष्ट्रपति अगर चाहे, मतलब अपने मन से नहीं, राष्ट्रपति को अगर ऐसा फील होता है संवैधानिक रूप से, तो राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब ये आपातकाल क्या होता है उसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। शॉर्ट में क्यों? क्योंकि हमें आपातकाल के चैप्टर में इसको ब्रॉड में देखना है। तो आपातकाल की कंडीशन 3 प्रकार से लाई जा सकती है। अगर देश में कोई ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें बाहरी आक्रमण हो रहा हो, मीन्स किसी पड़ोसी देश से या किसी और बाहर के देश से भारत पे आक्रमण हो रहा है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति आपातकाल की स्थिति है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि राष्ट्रपति को अगर ये लगता है कि देश में आंतरिक अशांति फैल रही है, आंतरिक अशांति, और आंतरिक अशांति भी सिर्फ प्रॉपर तरीके से अशांति के रूप में नहीं कह सकते उसको। आंतरिक अशांति में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होनी चाहिए। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अशांति हो रही है तो राष्ट्रपति उसमें राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन आपातकाल भी यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन पर्टिकुलर किसी एक राज्य में लगाया जा सकता है, वो भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री सिफारिश करेंगे तब। और वित्तीय आपातकाल भी पूरे देश में लगता है, लेकिन ये अच्छी चीज है कि आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों में। तो राष्ट्रपति के पास काफी सारी शक्तियां होती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। राष्ट्रपति की सबसे प्रमुख शक्ति है कि कोई भी विधेयक तभी बनेगा जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे। संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सभी संधियां, सभी समझौते, विदेशी समझौते जितने भी होते हैं, सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना गया है। लेकिन व्यापारिक प्रमुख हम किसको मानेंगे? प्रधानमंत्री को, क्योंकि आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और जब सहायता और सलाह देने के लिए होती है तो इट मीन्स सभी प्रकार की सलाह और सहायता दी जाती है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। इट मीन्स जो राष्ट्रपति है वो होता है संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री हमारे देश में होते हैं व्यापारिक प्रमुख। तो यहाँ पे हमने देखी राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की शक्ति देखने के बाद में हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में आप सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष और साथ ही साथ जैसे संविधान लागू हो गया था उसी दिन से भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे। ये हमारे देश के अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग पीरियड वाले राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो उनकी विशेषता सबसे पहले तो यही भारत के प्रथम है, और दूसरी विशेषता कि सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। भारत की सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वी.वी. गिरी। अब ये कार्यवाहक क्यों रहे ये समझते हैं। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति की यदि अचानक से मृत्यु या राष्ट्रपति का पद त्याग या राष्ट्रपति का पद किसी वजह से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसका पद भरता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति कह सकते हैं, जो कि सबसे पहले रहे थे डॉक्टर वी.वी. गिरी। और ये क्यों रहे थे? क्योंकि संविधान में क्या होता है, एक बस हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन,
और एक बार डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों व्यक्तियों की अपने पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, मीन्स अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। जब इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका पद भरने के लिए एक व्यक्ति आएगा जिसको हमने कहा कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तुरंत बाद आए हैं डॉक्टर वीवी गिरी, जो कि भारत के सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। और यहाँ से भी आपका फैक्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत के कितने राष्ट्रपति हैं जिनकी उनके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। तो 2 राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के कोई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का या कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला हो। तो ऐसे व्यक्ति रहे एम हिमायतुल्लाह। एम हिमायतुल्लाह ये भारत के तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इन्होंने डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद इन्होंने भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। तो ये हमारा राष्ट्रपति संबंधित कुछ फैक्ट। इसके अलावा कभी भी पूछ लेते कि मिसाइल मैन जो नाम के व्यक्ति थे हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, या हमारी भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है या कौन थी। तो एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही है हमारी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। और मिसाइल मैन कहे जाने वाले व्यक्ति या साइंटिस्ट प्लस प्रेसिडेंट वो है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी हमारे वर्तमान समय श्री रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति है। तो ये राष्ट्रपति संबंधित कुछ हमने फैक्ट यहाँ पे क्लियर किए। अब राष्ट्रपति के बाद हम चलते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होते ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा और उस दौरान उसको उपराष्ट्रपति कहा जाता है। और इस बीच में उपराष्ट्रपति मैक्सिमम 6 महीने तक राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। तो इसलिए राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के मैक्सिमम 6 महीने के बाद राष्ट्रपति के चुनाव करा दिए जाते हैं। फिर यहाँ से आर्टिकल 63 शुरू हो जाता है हमारा उपराष्ट्रपति का संबंध। तो आर्टिकल 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का अधीन सभापति होगा। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का अधीन सभापति होगा। मीन्स उपराष्ट्रपति तो होगा बट उसका पहला काम है राज्यसभा का सभापति होना। मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद अगर रिक्त है तब उपराष्ट्रपति के रूप में वह काम करेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। इसलिए उसको वेतन हमेशा राज्यसभा का सभापति होने का प्राप्त होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तब वह राष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, उस समय उसको उपराष्ट्रपति कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा होता है। सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है। बस फर्क इतना है इसमें कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही साथ दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के सभी का मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
इसकी योग्यताएं क्या क्या हो सकती है, तो योग्यताएं देखते हैं। राष्ट्रपति की जैसी है, कुछ सिमिलर, बस एक डिफरेंस है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है किसी लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति की योग्यताओं में हमने देखा कि सारी योग्यताएं मैच हो रही हैं, बस राष्ट्रपति में योग्यताओं में होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, लेकिन उपराष्ट्रपति है वो क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है इसलिए वो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। सिर्फ योग्यता रखता हो, ना कि वो सदस्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ना राज्यसभा ना लोकसभा ना ही किसी विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ वह राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। इसी कंडीशन पे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा के मतदान में या राज्यसभा में कोई वोटिंग चल रही है सिंपल मेजोरिटी वाली, क्या उसमें भाग ले सकता है? तो सिंपल कंडीशंस में तो उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता, लेकिन राज्यसभा में अगर कोई वोटिंग चल रही है किसी बिल पे और दोनों में ऐसी कंडीशन आ गई है कि दो पक्ष बन गए और दोनों पक्षों में बराबर बराबर वोटिंग हो गई है, मीन्स बराबर बराबर स्थिति आ गई है, तो यस या नो वाली कंडीशन नहीं आ पा रही है, तब उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है इसलिए अपना निर्णायक मत दे सकता है, बट जनरल कंडीशन में अपना मत वो नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हमने देखी उपराष्ट्रपति की योग्यता है। नेक्स्ट इससे संबंधित आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख है। कार्यवाहक राष्ट्रपति से मतलब है यहाँ पे कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तब उपराष्ट्रपति उसका पद संभालेगा, उस दौरान उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कहा जा सकता है। तो ये कहता है आर्टिकल 65। नेक्स्ट, अब उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, एज इट इज क्योंकि होता है जनरली। लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के दौरान अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है। और अगर उपराष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया होती है, कोई असंवैधानिक कार्य करता भी है तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाएगा, लेकिन महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे शब्द प्रयोग किया जाता है साबित कदाचार। तो ये हमने देखा उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति आपको क्लियर हुआ होगा, उपराष्ट्रपति देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। थैंक यू।